Hello everyone, welcome to my YouTube channel Psychology Class for All। अगर हम मिनिमल ब्रेन डिसफंक्शन या न्यूरो डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है अब आगे क्या। तो डायग्नोसिस के बाद रियल काम स्टार्ट होता है रिहैबिलिटेशन और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन का। मतलब जब ब्रेन के फंक्शंस में दिक्कत आती है तो कैसे हम रिकवरी और अडेप्टेशन के थ्रू एक बेटर लाइफ बना सकते हैं। ये सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि एक होलिस्टिक जर्नी है जिसमें पेशेंट, फैमिली, स्कूल और प्रोफेशनल्स सब मिलकर एक टीम बनाते हैं। बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन का, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है ब्रेन प्लास्टिसिटी। ब्रेन एक स्टैटिक ऑर्गन नहीं है। स्पेशली चाइल्डहुड में ब्रेन में प्लास्टिसिटी होती है, मतलब ब्रेन नए कनेक्शंस बना सकता है। ब्रेन एक डायनामिक ऑर्गन है, जैसे एक रिवर जो अपना रास्ता बदल सकती है। अगर एक एरिया डैमेज हो जाए तो दूसरा एरिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। अगर अर्ली स्टेज में इंटरवेंशन मिले तो डेवलपमेंटल रिकवरी के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए अर्ली इंटरवेंशन इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ क्रिटिकल। जितनी जल्दी चाइल्ड को स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मिलता है उतना बेटर आउटकम हो सकता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंडिविजुअलाइज्ड इंटरवेंशन प्लानिंग। मतलब हर चाइल्ड एक दूसरे से डिफरेंट होता है। कोई अटेंशन में वीक हो सकता है, कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में, तो कोई मेमोरी में। इसलिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच काम नहीं करती। डेफिसिट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की बात करें तो यहाँ फोकस होता है डायरेक्टली कॉग्निटिव वीकनेसेस को इम्प्रूव कराने में। अटेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जिसमें स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज जैसे ग्रेजुअली फोकस ड्यूरेशन इंक्रीज कराने का काम किया जाता है, जैसे विजुअल स्कैनिंग टास्क देना, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन टास्क कराना। एग्जीक्यूटिव फंक्शन ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ प्लानिंग, इनहिबिशन, डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव करने के लिए टास्क दिए जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम्स, सीक्वेंसिंग टास्क्स। मेमोरी एनहांसमेंट टेक्निक्स की बात करें तो चंकिंग, रिहर्सल, विजुअलाइजेशन, निमोनिक डिवाइसेस, ये सब साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रेटजीज हैं। एकेडमिक रिमेडिएशन जिसमें रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स डिफिकल्टी के लिए स्पेशल एजुकेशन टेक्निक यूज की जाती है। कंपनसेटरी एंड अडेप्टिव स्ट्रेटजीज ये कहता है कि हर डेफिसिट को क्योर करना पॉसिबल नहीं होता। कभी कभी हमें कंपनसेट करना पड़ता है। इसमें एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन आते हैं, यानी डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस होना दे सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्लासरूम सिटिंग दे सकते हैं, यूज ऑफ एक्सटर्नल एड्स कर सकते हैं जैसे कि रिमाइंडर एप्स, प्लानर्स, कलर कोड नोटबुक्स एक्सेट्रा। स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स एंड टास्क ब्रेकडाउन दिया जा सकता है, मतलब लार्ज टास्क को स्मॉल स्टेप्स में तोड़ देना। ये कॉग्निटिव ओवरलोड को रिड्यूस करता है। बात करें बिहेवियरल इंटरवेंशंस की तो बिहेवियर ब्रेन डिसफंक्शन का एक विजिबल आउटपुट है। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशंस में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, टोकन इकोनॉमी सिस्टम यूज कर सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशन ट्रेनिंग, इसमें चाइल्ड को सिखाया जाता है अपने इम्पल्सेस को मॉनिटर करना। इमोशनल रेगुलेशन में डीप ब्रीदिंग, पॉज टेक्निक्स और लेबलिंग ऑफ इमोशंस सिखाए जा सकते हैं। कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स में कंप्यूटर असिस्टेड कॉग्निटिव ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे गेमिफाइड ब्रेन ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर जो अटेंशन और मेमोरी इम्प्रूव करते हैं। मेटा कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, मतलब चाइल्ड को यहाँ सिखाया जाता है सोचना कैसे है, वो भी किसके बारे में, अपनी सोच के बारे में। प्ले बेस्ड इंटरवेंशंस, स्पेशली ये यंगर चिल्ड्रन के लिए कराया जाता है, थेरेपी डिस्गाइज्ड एज अ प्ले। क्लासरूम बेस्ड सपोर्ट,
की बात करें तो एक्स्ट्रा टाइम, सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शंस और पीयर सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है। फैमिली, स्कूल एंड मल्टीडिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट की अगर हम बात करें तो रिहैबिलिटेशन सिर्फ क्लिनिक में नहीं होता, इन सारे बॉडीज की ज़रूरत पड़ती है। अब पेरेंट्स के रोल की बात करें तो देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी एट होम, और रूटीन फॉलो करवाना, ये सिखाना पड़ता है बच्चे को। ट्रेनिंग, टीचर्स को समझना ज़रूरी है कि हर चाइल्ड लेजी नहीं है, वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज भी है, तो सबको एक तरीके से नहीं ट्रीट करना है, इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करके ट्रीट करना है। स्कूल बेस्ड मॉडल, जिसमें हम आईईपी की बात करते हैं। आईईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जिसके लिए रिसोर्स रूम सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच ये कहता है कि साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सब मिलकर एज अ टीम काम करते हैं इम्प्रूवमेंट कराने के लिए। आउटकम इवैल्यूएशन एंड फॉलो अप। रिहैबिलिटेशन चूंकि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो इसमें मॉनिटरिंग प्रोग्रेस देखनी होती है, जैसे रेगुलर असेसमेंट स्केल्स देखना होता है, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स तैयार करने होते हैं। प्लान मॉडिफिकेशन मतलब अगर कोई स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, देन वी शुड चेंज इट। लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन वाले केसेस में प्रोग्नोसिस काफ़ी पॉजिटिव होता है। इंडिकेटर्स ऑफ सक्सेस की बात करें तो इम्प्रूव्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस, बेटर इम्पल्स कंट्रोल और इंक्रीज्ड इंडिपेंडेंस अगर दिख रही है, तो ये इंडिकेटर्स है सक्सेसफुल रिहैबिलिटेशन की। कुछ एथिकल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी हैं, जैसे लेबलिंग एंड स्टिग्मा। कभी कभी डायग्नोसिस चाइल्ड को हेल्प करता है, लेकिन सोसाइटी उस लेबल को स्टिग्मा बना देती है। ओवर डायग्नोसिस वर्सेस अंडर डायग्नोसिस, हर हाइपर एक्टिव चाइल्ड एडीएचडी नहीं होता, दिस इज ओवर डायग्नोसिस। और हर क्वाइट स्ट्रगलिंग चाइल्ड नॉर्मल भी नहीं होता, ये अंडर डायग्नोसिस का एग्जाम्पल है। कल्चरल सेंसिटिविटी, असेसमेंट टूल कल्चरली अप्रोप्रिएट होने चाहिए, क्योंकि कल्चर टू कल्चर बिहेवियर और उसकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं। एसेसिबिलिटी इश्यूज, हर फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन को, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिफिकल्टीज कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। अर्ली इंटरवेंशन, स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन, फैमिली सपोर्ट और साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू बच्चे अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। ब्रेन फ्लेक्सिबल है और राइट गाइडेंस के साथ रिकवरी भी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिहैबिलिटेशन प्रोसेस इन डिफरेंट डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। थैंक यू।